बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात शशम के सबक नंबर 11 यौम दिफाए पाकिस्तान की मश्क का बकिया हिस्सा करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलात ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि अपनी जमात के मायार के मुताबिक इबारत सुनकर अहम नकात और अज्जा से मुतल्लिक मालूमात, मुशाहदात और ख़यालात बयान कर सकें। रोज़मर्रा मुहावरा, कहावतों, ज़रबुल इम्साल का मफ़हूम समझते हुए इबारत पढ़ सकें। किसी भी उन्वान पर पुरएतमाद अंदाज में तकरीर कर सके। तो प्यारे बच्चों, आज का सबक पढ़ने से पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी, ज़रबुल इम्साल से क्या मुराद है? ज़रबुल इम्साल वो बातें होती हैं जो हमारे बुज़ुर्गों ने अपनी सालों के तजुर्बात से अख़ज़ करके अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में उनको वो इस्तेमाल करते हैं। मिसाल देने के लिए उनको कहते हैं ज़रबुल इम्साल। अल्लामा इकबाल का कोई शेर सुनाएं और मफ़हूम वाज़े करें। अल्लामा इकबाल का शेर, बहुत खूबसूरत शेर सुनाया आपने। अकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। जी, इसका मफ़हूम है कि जब हमारे नौजवानों के अंदर शाहीन की सी सिफ़ात पैदा हो जाती हैं, शाहीन जो बहुत बुलंद नज़र होता है, जो अपना आशियाना बुलंद पहाड़ों पर बनाता है, तो फिर हमारे नौजवानों को भी अपनी मंजिल जो है वो आसमानों पर नज़र आती है। यानी कि वो निगाह बहुत दूर तक उनकी जाती है, वो बहुत ऊंची उड़ान लेना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक जवाब दिया आपने। तो प्यारे बच्चों, आइए बढ़ते हैं अपनी मश्क की जानिब। मश्क में जो सरगर्मी हमें दी गई है वो है सुने और बोलें। सवाल है हमारे पास, दर्ज झेल को सुनकर अहम नकात से मुतल्लिक अपने ख्यालात, मुशाहदात अपने अल्फाज में बयान करें। तो प्यारे बच्चों, इबारत मैं पढ़ूंगी, आपने गौर से उसको सुनना है और फिर उसके बाद इस इबारत के मुतालिक अपने ख्यालात का इजहार करना है। तो आइए मैं पढ़ूंगी अब ये इबारत। अब जंग पेचीदा मरहले में दाखिल हो चुकी थी। हर तरफ धुएं के बादल उठ रहे थे। धमाकों की आवाज़ों से कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं देती थी, मगर ये नौजवान किसी खतरे को खातिर में ना लाते हुए लम्हा ब लम्हा आगे बढ़ रहा था। आखिरकार वह एक ऊंची टेकरी पर पहुंचने में कामयाब हो गया। उसकी दाएं तरफ दुश्मन की टैंक रेजिमेंट आगे बढ़ रही थी। दुश्मन की पोजीशन का सही अंदाज़ा करने के बाद वो वापस अपनी जगह पहुंचा और अपने निशानाबाजों की रहनुमाई करके दुश्मन के टैंकों को ताक ताक कर निशाने लगवाने लगा। यूं दुश्मन के टैंक तबाह होने लगे और उनकी पेशकदमी रुक गई। वो इस कदर पुरजोश था कि दोबारा ऊंची टेकरी पर चला गया और नारे तकबीर बुलंद किया। ये बेमिसाल जुर्रत करने वाले जांबाज सवार मोहम्मद हुसैन शहीद थे, जिन्हें शहादत के बाद निशाने हैदर दिया गया। जी, इस पैराग्राफ के बारे में अब आपने अपने अल्फाज में अपने ख्यालात, अपने मुशाहदात का इजहार करना है। जी, तो प्यारे बच्चों, आपने जो अपने ख्यालात का इजहार किया है वो कुछ इस तरह से है। इस इबारत में जंग का मंजर पेश किया जा रहा है। एक बहादुर जांबाज अपने वतन के दिफा के लिए अपनी जान खतरे में डाल देता है। जंग में हर तरफ धमाके हो रहे हैं, कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं देती, हर तरफ धुएं के बादल छाए हुए हैं, लेकिन ये जांबाज सिपाही किसी शय की परवाह किए बगैर आगे बढ़ रहा है। उसकी मंजिल एक ऊंची टेकरी है, जिस पर पहुंचकर दुश्मन की हर हरकत उसकी नज़र में है। दुश्मन की पोजीशन का जायज़ा लेकर वो वापस अपने मोर्चे में आता है और दुश्मन के टैंकों पर हमला करने के लिए अपने निशानाबाजों की रहनुमाई करता है। दुश्मन बौखला गया और पेशकदमी रोक दी। ये देखकर जांबाज दोबारा टेकरी पर पहुंचा और नारे तकबीर बुलंद किया। इस जांबाज बहादुर का नाम सवार मोहम्मद हुसैन है, जिनको उनकी इस बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी की बिना पर
निशान हैदर का इनाम दिया गया। तो प्यारे बच्चों, अगली सरगर्मी जो हम करने जा रहे हैं वो बहुत ही दिलचस्प है। वो एक ऐसी सरगर्मी है जो आपके अंदर एतमाद पैदा करेगी। आप कहीं भी किसी के भी सामने बड़े एतमाद के साथ अपने ख्यालात का इजहार कर सकेंगे। आप किसी भी तकरीरी मुकाबला में जाकर जीत सकते हैं मुकाबले को। तो आप समझ गए होंगे कि जो हम सरगर्मी करने जा रहे हैं वो है तकरीर करना। हमारे पास एक मौजू दिया गया है, आइन जमा मर्दी हक गोई व बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रोबाही। इस मौजू पर अपने ख्यालात बारी बारी कम से कम 5 जुमलों में 5 के ग्रुप बनाकर एक दूसरे के सामने पेश करें। शेर जो हमें दिया गया है अल्लामा इकबाल का शेर है, जिसमें ये कहा गया है कि हमारे जो मोमिन हैं उनका आइन जो है वो है हक गोई, और इस हक गोई यानी कि सच बोलने की वजह से उनके अंदर आ जाती है जुर्रत और बहादुरी यानी कि बेबाकी आ जाती है, और उन्हें कोई किसी किस्म के सच बोलने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। वो हमेशा कामयाब रहने के लिए चाहे किसी भी किस्म का उनको हालात का सामना करना पड़े, वो हमेशा सच बोलते हैं, और इसी सच की बदौलत उनके अंदर बहादुरी आ जाती है और वो बहादुरी के साथ सच बोलते हैं। जैसा कि जालिम हुक्मरान के सामने कलमाए हक कहना भी एक जिहाद है, तो हमारा मुसलमान मोमिन ये जिहाद करते हैं। इस मौजू पर आप लोगों ने 5-5 का ग्रुप बनाना है और हर बच्चा इस मौजू पर 5 जुमले बोलेगा, और इस तरह से हमारी ये सरगर्मी मुकम्मल हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, चलते हैं हमारी अगली सरगर्मी की जानिब, और वो सरगर्मी है रोज़मर्रा मुहावरा, कहावतों और ज़रबुल इम्साल का मफ़हूम समझते हुए इबारत दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ें। ये इबारत जो हमें दी गई है, इस इबारत के अंदर मुख्तलिफ़ मुहावरात और ज़रबुल इम्साल दिए गए हैं, उनको हमने समझना है और फिर उनको हमने पढ़ना है इबारत को। तो सबसे पहले हम देखते हैं धोबी का कत्ता, ना घर का ना घाट का। तो ये धोबी का एक कत्ता होता है, एक डंडा होता है जिसके साथ धोबी कपड़े धोता है, और वो कपड़े कत्ता जो है वो जाते हुए रोज़ाना घर लेके जाना फिर वापस लेके आना, तो वो ना वो उसको घर लेके जाता है ना ही उसको घाट पर छोड़ के जाता है, बल्कि रास्ते में कहीं छुपा जाता है। तो जिसकी इज़्ज़त नहीं होती, ना वो घर का रहता है ना वो बाहर का, यानी कि ना उसकी घर में इज़्ज़त होती है और ना उसकी बाहर इज़्ज़त होती है। तो ऐसा नहीं बनना जिसकी मुआशरे में कोई इज़्ज़त ना हो। ये कहावत तो बारहा सुनी है। हलवाई की दुकान पर दादाजी की फातिहा भी एक दिलचस्प कहावत है, यानी कि हलवाई की दुकान पर क्योंकि पहले से बहुत सारी मिठाइयाँ पड़ी होती हैं और उन्हीं मिठाइयों पर जो है वो फातिहा पढ़ देना, यानी कि किसी के खर्चे पर अपना कोई मकसद पूरा कर लेना, ये भी एक कहावत है। तो आगे देखते हैं, फायज़ा को उस्तानी जी ने 3 कहावतें लिख कर लाने को कहा तो वो भाभी के पास जा बैठी। भाभी ने कहा, लिखो, गरीब की जोरो सबकी भाभी, यानी कि गरीब की जो बीवी होती है उसकी कोई इज़्ज़त नहीं करता, वो सब के लिए भाभी होती है और सब उससे अपना अपना काम निकलवा लेते हैं। 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, यानी कि सारी ज़िंदगी बुरे काम करते रहे और जब आखिरी उम्र आई तो फिर नेकी की तरफ दिल का मायल हो जाना। इसका मतलब है फिर नेकियां करना ताकि हमारे जो सारी ज़िंदगी के गुनाह हैं वो ख़त्म हो जाएं। इस कहावत का ये मतलब है। आगे है, और जैसा देश वैसा भेस, यानी कि हम जिस वतन में जाएं, जिस मुल्क में जाएं, वैसे ही हो जाएं, वैसा ही भेस अपना लें, वैसा ही रहन सहन हमारा हो जाए, वैसा ही हमारा खाना पीना और वैसी ही हमारी बोलचाल, कि जहाँ जाना वहाँ के जैसे हो जाना, वहाँ का रहन सहन अपना लेना। तो ये वो कहावतें हैं जो हमारे बुज़ुर्ग हज़रात ने अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात से सीखी और उनको मिसालें बनाकर हमारे सामने पेश किया। प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है पढ़ें और लिखें। यहाँ हम करने जा रहे हैं सबक यौम दिफाए पाकिस्तान पढ़कर
اس کا خلاصہ اپنی الفاظ میں لکھیں، یعنی کہ خلاصہ ہم لکھیں گے اس سبق کا یوم دفاع پاکستان کا۔ اپنے فوجی تہواروں کو شایان شان طریقے سے منانا زندہ قوموں کا شعار ہے۔ ہمارے ملک پاکستان میں ہر سال 6 ستمبر کا دن یوم دفاع کے طور پر منایا جاتا ہے۔ یہ دن منانے کا مقصد ان شہیدوں اور غازیوں کو ہدیہ عقیدت اور خراج تحسین پیش کرنا ہے جنہوں نے وطن عزیز کی حفاظت کرتے ہوئے جرأت اور بہادری کی عظیم مثالیں قائم کی۔ پاکستان کی فوج نہ صرف ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے بلکہ ضرورت پڑنے پر ملک میں درپیش دیگر مسائل اور آفات کی صورت میں بھی سب سے آگے ہوتی ہے۔ 6 ستمبر 1965 کو پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ اس دن ہمارے بزدل دشمن نے رات کے اندھیرے میں وطن عزیز پر حملہ کیا، مگر ہماری افواج نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا اور اس کا غرور خاک میں ملا دیا۔ اس جنگ میں میجر عزیز بھٹی سمیت ان کے کئی ساتھیوں نے اہم کارنامے سر انجام دیے۔ میجر عزیز بھٹی 7 دن تک عزم و ہمت کا پیکر بنے محاذ پر کھڑے رہے اور شہادت کا رتبہ حاصل کیا۔ آپ کو پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر دیا گیا۔ ہمارے ملک میں ہر سال اس دن کا آغاز وفاقی دارالحکومت میں 31 توپوں اور صوبائی دارالحکومت میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوتا ہے۔ لاہور کے فورٹریس اسٹیڈیم میں بھی ہر سال ایک خصوصی تقریب منعقد ہوتی ہے جہاں ہماری تینوں افواج کے دستے مارچ کرتے ہیں، فوجی جوان جنگی کرتب اور کمالات کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ 7 ستمبر کا دن یوم فضائیہ کے طور پر منایا جاتا ہے۔ 1965 کی جنگ میں بے مثال فضائی مہارت کا مظاہرہ کرنے والے جانبازوں کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے۔ اس جنگ میں ایک ماہر اسکواڈرن لیڈر MM عالم نے 30 سیکنڈ کے مختصر ترین وقت میں دشمن کے 5 ہنٹر طیارے مار گرائے اور عالمی ریکارڈ قائم کیا۔ قوم کا اتحاد، جرأت، تنظیم اور وطن سے محبت کے مناظر فوجی تہواروں کو پروقار بناتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ تہوار ہماری شناخت ہوتے ہیں، لہٰذا ہمیں ہنگامہ آرائی، بد نظمی اور شور شرابے کی بجائے یہ دن باوقار طریقے سے منانے چاہیے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ہماری فوج دنیا کی ایک بہترین فوج ہے۔ ہمیں اپنی فوج کا حوصلہ بلند رکھنے کے لیے ہر تہوار باوقار انداز میں منانا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، اگلی سرگرمی جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہے یوم دفاع۔ اس موضوع پر 2 دوستوں کے درمیان کم از کم 150 الفاظ پر مشتمل مکالمہ لکھیں۔ مکالمہ لکھنے کے لیے جو اصول ہم نے سامنے رکھنے ہیں وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے مکالمہ کا آغاز دعائیہ کلمات سے کرنا ہے۔ مکالمے کے جو جملے ہیں وہ مختصر ہونے چاہیے اور بات جو ہم کر رہے ہوں وہ ٹو دی پوائنٹ ہونی چاہیے، اور اس کے بعد مکالمے کا جو اختتام ہے وہ بھی ہم نے دعائیہ کلمات پر کرنا ہے۔ موضوع ہے ہمارے پاس یوم دفاع۔ یوم دفاع پر مکالمہ لکھنے کے لیے اہم نکات پر ہم بحث کریں گے، پھر ان اہم نکات کو سامنے رکھ کر مکالمہ آپ نے خود لکھنا ہے جو 150 الفاظ پر مشتمل ہوگا۔ وہ اہم نکات کون کون سے ہیں تو آئیے پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے دعائیہ کلمات، اس کے بعد پھر یوم دفاع کی تقریبات کے بارے میں آپ بتائیں گے کہ یوم دفاع کی تقریبات کب منائی جاتی ہیں، کیوں منائی جاتی ہیں، یوم دفاع کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ بتائیں گے آپ۔ پاک آرمی کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے، خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے، کس وجہ سے پیش کیا جاتا ہے یہ آپ نے بتانا ہے۔ صبح کا آغاز جو ہے وہ کس طرح سے کیا جاتا ہے آپ یہ بتائیں گے کہ وفاقی دارالحکومت میں 31 توپوں سے اور صوبائی دارالحکومت میں 21 توپوں کی سلامی سے آغاز کیا جاتا ہے۔ مختلف خصوصی تقریبات کا انعقاد ہوتا ہے، کس طرح سے لاہور کے اسٹیڈیم میں بھی تقریبات ہوتی ہیں اور وہاں پر کون کون سے کرتب جو ہیں وہ دکھائے جاتے ہیں، جیسے فوج کے تینوں ہماری افواج کے جو مارچ پاسٹ ہوتا ہے، اس کے علاوہ جو ہے جنگی کرتب دکھائے جاتے ہیں، اور پھر یہ آپ نے بتانا ہے کہ فوجی تہوار زندہ قوموں کا شعار ہوتے ہیں،
اور ہمیں ان کو کس طرح سے منانا چاہیے. ہمیں شور ہنگامہ آرائی کرنے کے بجائے باوقار طریقے کے ساتھ ان تہوار کو منانا چاہیے. اور پھر آپ نے مکالمہ کا اختتام دعائیہ کلمات پر ہی کرنا ہے اور اس طرح سے آپ کا مکالمہ مکمل ہو جائے گا. پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.